ठीक है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको इसके बाद रीजनिंग पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़े, ये मेरा वादा है। और साथ के साथ में हर टाइप वाइज रेलवे में आए हुए क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूँ। तो अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मित्रों, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। और ये क्रम परीक्षण की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ये जो क्रम परीक्षण है इससे कुल कितनी टाइप के सवाल हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो रैंकिंग टेस्ट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट में भी इसके कुछ टाइप्स हैं वो काम में आने वाले हैं। जब हम पजल टेस्ट हल करेंगे तो वहाँ भी आने वाले हैं। दायां बायां अपना क्लियर हो जाएगा, ऊपर नीचे यहीं से क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट राइट सारी चीज़ें जो है वो यहीं से अपनी क्लियर होगी। इसलिए ये बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरुआत भी वहीं से की है। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो अपन से पूछता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब ये कुल व्यक्तियों की संख्या के साथ में अपन दो चीज़ और सीखेंगे जो रेलवे की दृष्टि से दोनों इम्पोर्टेंट टाइप है, बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक तो है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी क्या पूछेगा, अधिकतम। और एक पूछेगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। ये अपन कुल के साथ साथ ही देखेंगे। इसके बाद में इसमें नंबर 2 पे अपन से पूछेगा पंक्ति में दूसरी तरफ से स्थान क्या होगा, यानी व्यक्ति बिठाएगा एक पंक्ति में, कुल व्यक्तियों की संख्या दे देगा और किसी भी एक तरफ से हमें स्थान दे देगा और अपन से पूछेगा कि दूसरी तरफ से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। इसके बाद में इसकी जो तीसरी टाइप है वो है स्थान परिवर्तन से संबंधित, यानी आपस में जो व्यक्ति बैठे हुए होंगे इधर वाले को उठा के इधर बिठा देगा, इधर वाले को उठा के इधर बिठा देगा। और स्थान परिवर्तन करने के बाद में अपन से सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पूछता है कि या तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है या किसी का भी दूसरी तरफ से स्थान कौन सा है। ठीक है। फिर इसके बाद में चौथी टाइप, ये भी रेलवे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ये जो चौथी टाइप है ये है पंक्ति में मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी इसमें हमें बीच में कितने बैठे हुए हैं दो लोगों के वो अपन से पूछेगा। और तीसरी टाइप जो है वो तो सबसे ही इम्पोर्टेंट, पांचवी जो टाइप है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक परीक्षण। यानी इसमें तुलना करेगा। अब वो तुलना किसी भी आधार पर की जा सकती है कि लंबाई के अनुदिश हो सकती है, चौड़ाई के अनुदिश हो सकती है, और ये आपकी कक्षा के आधार पे हो सकती है, आपकी कौन सी क्लास में कितनी क्या परसेंटेज बनी उसके आधार पर भी क्या हो सकती है, तुलना भी हो सकती है। ठीक है। रंग रूप स्वरूप के आधार पर भी क्या हो सकती है, तुलना। तो तुलना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो हम देखेंगे किसमें, तुलनात्मक परीक्षण में। तो ये कुल टोटल रैंकिंग टेस्ट में 5 टाइप होती है। इसके अलावा छठी टाइप संसार में इस टॉपिक की होती ही नहीं है। ठीक है। तो अपन एक एक टाइप को, हाथ में आपको पेन और कॉपी उठा लेना है और मेरे साथ साथ सवालों को हल करना है। ये जो सारे सवाल हैं उनकी हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल जो है वो। ठीक है। और आज से व्यवस्थित होकर आपको रोज़ रीजनिंग की क्लास भी लगेगी आपके, और साइंस की क्लास आपकी चलती ही है, वो आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो चलते हैं अपन। अब इसकी सबसे पहले अपन पहली टाइप की बात करते हैं मित्रों। पहली जो टाइप है उसमें बताओ हमसे क्या पूछेगा। पहली टाइप में अपन से पूछेगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। अब देखो ये कुल व्यक्तियों की संख्या अपन पंक्ति में किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पंक्ति का ज्ञान होना चाहिए। तो देखो मैं एक पंक्ति बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ आए हुए सवाल जब मैं आपको हल करवाऊँगा तो आप स्वयं देखना, आप सिर्फ सवाल को पढ़ोगे और विथिन इस टॉपिक का जो सवाल होगा उसका
5 से 10 सेकंड के बीच में आपका आंसर आएगा, 1 मिनट भी नहीं, कितना, 5 और 10 सेकंड के बीच में। और एक जैसे ये मैं आपको टाइप बताऊंगा, इसके बाद में मैं आपको आए हुए इसके रेलवे में सवाल भी आपको बताऊंगा और आप देखना तुरंत आपका आंसर आएगा। लेकिन एक बार हम बेसिक से सीखते हैं और सीखने में थोड़ा समय लगता है और डिटेल से सीखेंगे। देखो यहाँ घबराने की जरूरत है नहीं, आपके एग्जाम से पहले पहले आपका ये जो सारा पाठ्यक्रम है वो अपन करवा देंगे। तो देखो यहाँ मैंने बिठाया पंक्ति में ए को, यहाँ बिठाया बी को। मैं आपसे पूछूं बताओ ए का स्थान कौन सा है, आप कहेंगे सर पहला। बी का स्थान कौन सा है, अंतिम। लेकिन मैं कहूँगा ये गलत है। रीजनिंग हमेशा फिक्स एविडेंस से चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ में तो आप मान लेते हो कि माना कि वो एक्स है, कहते ना कि मैथ हो या तुम्हारी मोहब्बत हो, दोनों में बदनाम सिर्फ एक्स ही है। तो इसलिए वहाँ ज़्यादातर एक्स को ही माना जाता है, लेकिन रीजनिंग में कोई बदनाम नहीं है। रीजनिंग में कभी भी हमें एक्स मानने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। रीजनिंग हमेशा फिक्स एविडेंस से चलती है। अगर वहाँ आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं तो ऑप्शन आता है आंकड़े अपर्याप्त है, तो हमारा आंसर उसी पे लगता है। अब मैंने आपसे कहा ए का स्थान कौन सा है, आपने से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ए का स्थान पहला है, बी का आखिरी है, लेकिन ये गलत है। हमेशा ध्यान रखना, अब आज से ध्यान रखना कि पंक्ति में कभी भी आपको आगे से चलने के लिए कहेगा तो हमेशा आगे से हम इस तरफ से चलेंगे, ठीक है। आगे से कह दो हम या बताऊं इधर क्या होता है आपका, राइट या लेफ्ट, तो आगे से कह दो या बाएं से कह दो, बात एक ही है। बहुत सारों को तो लेफ़्ट राइट भी पता नहीं होगा, चिंता मत करो, आज आपको लेफ़्ट राइट ही पढ़ाएंगे। आपने बचपन में सीखा होगा कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, और आज तक हम सड़क पर किधर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, लेफ़्ट साइड ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ इस तरफ से कभी भी पंक्ति में चलने के लिए कहेगा तो आप कह सकते हो दाएं से, ठीक है। दायां मीन्स राइट होता है, या पीछे से, तो हमेशा अपन इस तरफ से चलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई बीच में ये व्यक्ति बिठा देता है, जैसे मैंने बीच में यहाँ बिठा दिया एम फॉर महेंद्र चौधरी, तो जैसे ही मैंने बीच में यहाँ एम को बिठाया, अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ एम के बाईं ओर, तो बताइए एम के बाईं ओर आप किधर चलोगे। अभी आपने ही तो बताया है बाएं से इस तरफ चलेंगे, यानी बी की तरफ चलेंगे, लेकिन अगर आप एम के बाईं ओर बी की तरफ चले तो ध्यान रखना ये गलत है। अब गलत देखो कैसे है, पंक्ति में शुरुआत में बाएं से और आगे से इस तरफ चलना है, दाएं से और पीछे से इस तरफ चलना है, लेकिन जैसे ही ये बीच में किसी व्यक्ति की तुलना कर दे तो ध्यान रखना उस व्यक्ति को भगा देना, उस व्यक्ति की जगह आप स्वयं बैठ जाना, और जिधर आप स्वयं का बायां और दायां है आपको उधर ही चलना पड़ेगा। तो बताइए आपका बायां किधर है, तो आपका बायां इस तरफ है, ठीक है। आप सभी जो देख रहे हैं सबका बायां इसी तरफ है, देख लेना। तो आपका बायां इस तरफ है, तो एम के बाईं ओर चलने के लिए कहूँगा, इसका मतलब किसकी तरफ चलूँगा, ए की तरफ, और एम के दाईं ओर चलने के लिए कहूँगा तो चलूँगा बी की तरफ। ये आपको अब नहीं हमेशा ध्यान रखना है। जब जब भी आप पंक्ति बनाओ, शुरुआत में आगे से बाएं से इस तरफ से और दाएं से या पीछे से इस तरफ से, लेकिन जैसे ही कोई बीच में व्यक्ति आ जाए तो दायां बायां बताओ किसके अनुकूल चलना है, स्वयं के अनुकूल चलना है। क्लियर है। तो ये हमारा पंक्ति बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बात की थी कि ए का कौन सा स्थान है, लेकिन अब मैं कहूँ कि बताइए ए का बाएं से कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे सर ए का बाएं से पहला स्थान है। मैं कहूँ बी का दाएं से कौन सा स्थान है, तो बी का दाएं से भी बताओ कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। मैं कहूँ बी का पीछे से कौन सा स्थान है, पहला। ए का पीछे से कौन सा स्थान है, तो अंतिम। तो ये आगे पीछे दायां बायां हमको देगा, उसके आधार पर ही हम तय कर पाएंगे कि ये किस तरफ से और कौन सा स्थान हमसे जानना चाहता है। तो हमें ज़्यादातर जो सवाल है वो बताओ क्या करके हल करना पड़ेगा, यानी पंक्ति बनाकर ही हल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन इसकी बेसिक कुछ चीज़ें देखते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसको लेकर अपन बात करते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक पंक्ति में मेरा बाईं ओर से, ठीक है, यानी लेफ्ट से पांचवा, और मेरा दाईं ओर से यानी राइट से भी, बताओ कौन सा स्थान है, पांचवा है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी अपन को बताना है कि पंक्ति में कुल जो व्यक्ति होंगे भाई उनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो कुल व्यक्तियों की संख्या अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले में बिल्कुल, हालांकि आप सभी के लगभग आंसर आ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मैंने एक पंक्ति बनाई और इस पंक्ति में मेरा जो है वो बाईं ओर से पांचवा। तो देखो यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ मैं, बाईं ओर से कौन सा है, पांचवा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें नंबर पे मैं बैठा हुआ हूँ। और ये पांचवा किधर से है, लेफ्ट से है, बाईं ओर से है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मेरा दाईं ओर से भी पांचवा है, इसका मतलब इस तरफ से भी। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो मेरा इस तरफ से भी यानी राइट से दाईं ओर से भी कौन सा स्थान है, पांचवा है। अब अपन से पूछा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होगी। ठीक, यानी यहाँ अपन को ज्ञात करना है कि कुल टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ हमारी क्या आई, 9। लेकिन यहाँ पर ये संख्या कम थी, इसलिए भाई हमने एक एक को बिठा दिया। लेकिन जैसे ये संख्या बढ़ेगी 300 400, तो क्या एक एक को इस प्रकार से बिठाना संभव होगा, नहीं होगा। तो फिर यहाँ से अपन फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि पंक्ति में कभी भी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम दिए गए स्थानों का योग कर देंगे। और दिए गए भी ध्यान रखना, सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तब ही ज्ञात की जा सकती है जब किसी एक व्यक्ति का पंक्ति में दोनों तरफ से स्थान का पता हो। ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति का नाम रमेश है, उसका बाईं ओर से पता है, एक व्यक्ति मोहन है, उसका दाईं ओर से स्थान पता है, और दोनों का योग करके उसमें से एक घटा देंगे। नहीं, पंक्ति में कोई सा भी एक व्यक्ति हो, चाहे वो रमेश हो, चाहे महेश हो या कोई और हो, उसका हमें दोनों तरफ से स्थान का क्या होना चाहिए, पता। तो हम दिए गए दोनों स्थानों का योग करेंगे। यानी मैं यहाँ फॉर्मूला बना सकता हूँ कि टोटल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट। अब देखो लेफ्ट और राइट करेंगे तो ये हो गए 5 और 5 10, लेकिन हमारा आंसर 9 आया। इसका मतलब माइनस का क्या करना है, 1 करना है। ये कुल व्यक्ति ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला बन गया। कुल बराबर हो गया, बताओ क्या, बायां प्लस दायां और माइनस का 1। अब देखो ये सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये माइनस का 1 क्यों किया, इसकी जगह हम 2 भी तो कर सकते थे। देखो माइनस का 1 इसलिए किया जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ठीक है। अब इस तरफ मेरे, जैसे यहाँ दिया कि मेरा इस तरफ से भी पांचवा है, इस तरफ से भी बताओ कौन सा है, पांचवा है। क्लियर है। तो जैसे मान लो मेरा इस तरफ से पांचवा है तो मेरे इस तरफ कितने विद्यार्थी हैं, 4। मेरे इस तरफ भी कितने हैं, 4। तो 4 तो वो 4, ये कुल टोटल कितने हुए, 8, और 1 मैं हूँ, बताओ कितने हुए, 9। लेकिन इसमें क्या किया कि मुझे इस तरफ वालों ने भी गिन लिया और इस तरफ वालों ने भी गिन लिया, यानी मिस्टर खिलाड़ी अकेला है और इसको इस तरफ वाले भी गिन रहे हैं और इस तरफ वाले भी गिन रहे हैं, इसलिए मिस्टर खिलाड़ी को 2 बार गिना गया। तो अपन क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ 1 क्या किया है, कम किया है। तो वही काम, यानी यहाँ हमको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बायां यानी 5 प्लस 5 माइनस 1 बराबर हमारा जो आंसर आया, बताओ क्या आया, 9 आया। और मैंने आपको बताया कि ये आपको नोट लगाकर लिख लेना है कि ये बायां दायां किसका ऐड करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति हो जिसका यदि हमें दोनों तरफ से स्थान का पता हो तो हम दोनों स्थानों का यानी योग करते हैं, बायां प्लस दायां, और उसमें से क्या घटा देते हैं, 1 घटाते हैं। तो इस प्रकार से कुल व्यक्ति ज्ञात करने की हमने इक्वेशन बना ली है। तो यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ
कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप जीवन में आज पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हो, और मेरी तो कोशिश यही है कि पहली और आखिरी बार ही आप पढ़ो, आपकी नौकरी आपको लग जाए। और यदि आपने मेरे साथ साथ मेहनत नहीं की तो फिर तो क्या होगा कालिया, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कालिया को कोई नौकरी वाला, तुम्हारी आलिया को कोई नौकरी वाला कालिया ले जाएगा और तुम फिर देखते ही रह जाओगे। इससे बड़ा तो और कुछ नहीं होगा भाई। इसलिए समय है और समय के साथ साथ मेहनत करने की आवश्यकता है, वो भी सही दिशा में। अब देखो, मैंने बताया कि मैं बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, पहली बार आप रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं, भले ही आपने पहले पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी। अब देखो, अपन आते हैं अपने सवालों की तरफ। जैसे इस सवाल में हमसे कह रहा है, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अपन से कह रहा है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। अब देखो, एक पंक्ति में, तो ये पंक्ति बना लेता हूँ मैं, ये मैंने पंक्ति बनाई, इसमें रवि, तो यहाँ हो गया कौन है, रवि है, और रवि बाएं छोर से यानी इस तरफ से। बताओ रवि का बाईं ओर से कौन सा स्थान है? आप कहोगे सर 20वां है। ठीक है, आगे कह रहा है और दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। इसका मतलब रवि का ये दाईं ओर से जो स्थान दे रखा है वो बताओ कौन सा है? 30वां है। तो बताओ यहाँ क्या हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रवि का बाईं से भी पता है और रवि का दाईं ओर से भी पता है। तो अभी सर हमने फॉर्मूला बनाया कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करना है। तो इसका मतलब क्या करना है? तो 20 प्लस 30 माइनस 1, तो 20 और 30 होते हैं 50, और 50 में से 1 कम करूँगा तो 49। तो बताओ इस कतार में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो बताओ, सॉरी ये 13 है क्या? 30 नहीं है, ये कितना है? 13 है। तो यहाँ ये 13 है, तो अपन भी ये कितने करेंगे? यहाँ पर 13 करेंगे। तो ये हो गया, यानी एक तरफ से 20वां है और दाएं छोर से 13वां है, और माइनस का क्या करना है? 1। तो बताओ 20 और 13 कितने हो गए हैं? तो 33, और 33 में से 1 कम किया तो 32। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 32। क्लियर है? तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखो इसमें कह रहा है, ये आपको हल करना है कि माही पंक्ति के दाहिने से 9वें स्थान पर है, किंतु बाएं से बताओ कौन से स्थान पर है? 37वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? फटाक से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम पिछले वाले सवालों के जैसा ही है। तब तक चलिए अगला सवाल अपन देखते हैं। देखो इसमें अपन से कह रहा है कि राम का कक्षा में ऊपर से 15वां स्थान है। चलो भाई पंक्ति बनाते हैं हम, तो शुरुआत में पहला दिन है भाई, इसलिए पंक्ति बनाएंगे सारे सवालों में, चाहे हमें आवश्यकता पड़े या नहीं पड़े, बाद में भले ही पढ़ते ही आंसर आ जाएंगे। तो राम का कक्षा में ऊपर से 15वां स्थान है, तो ये हो गया भाई कौन? राम। और राम का ऊपर से बताओ कौन सा स्थान है? 15वां है। ठीक है, और नीचे से भी दे रखा है, नीचे से 48वां स्थान है, तो नीचे से हो गया भाई कौन सा? 48वां। तो वही अपन को ज्ञात करना है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यानी ये हो जाएंगे 48 प्लस 15 माइनस 1। ठीक है, तो 48 और 15 कितने हो गए हैं? तो ये हो गए 8 और 5 13 63, और 63 में से 1 कम किया तो 62। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बताओ कितना आया? 62 आया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगले सवाल को हल करते हैं अपन। देखिए अगला सवाल क्या है। इसमें अपन से कह रहा है, एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां है। ठीक है, तो ये मैंने एक पंक्ति बना ली। ठीक, अब इस पंक्ति में आनंद का दाएं से, आनंद इज 11th फ्रॉम द राइट, यानी दाएं से दे रखा है। तो यहाँ देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पर कौन है? आनंद है, और आनंद का दाएं से, इसका मतलब इस तरफ से, राइट एंड से कौन सा स्थान है? तो 11वां है, हमने भी लिखा 11वां है। क्लियर है? तो ये आनंद का जो स्थान है ये कौन सा हो गया भाई? तो ये हो गया 11वां।
ठीक है, आगे चलते हैं। तथा अनवर आनंद के दाएं 4 स्थान पर है। अब देखो अनवर जो है वो आनंद के किधर भाई, आनंद के दाएं। अब मैंने आपको बताया था कि बीच में जैसे ही दायां बायां आए या बीच में कोई व्यक्ति आए तो किसके अनुकूल मानना है, स्वयं के अनुकूल। अब देखो आनंद का यहाँ से लेकर यहाँ तक 11वां स्थान है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। अब हमसे कह रहा है कि आनंद के भी किधर भाई, आनंद के दाएं। तो बताओ आनंद का दायां किधर है, जिधर आपका दायां है। तो आपका दायां इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरफ अगर दाईं ओर है तो 4 स्थान तो मैं मान लेता हूं कि इस तरफ यहाँ कौन है बताओ, अगला अनवर है। और ये जो अनवर है ये आनंद के दाहिनी ओर है, इस तरफ है, और वो भी कितना, 4 स्थान। इसका मतलब इस तरफ से यदि अनवर का स्थान में गिनूंगा तो 11 में से बताओ कितना कम करना पड़ेगा, इस तरफ आने के लिए 4 कम करना पड़ेगा। तो भाई 11 में से अगर मैं 4 कम करूँगा तो बताइए कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा। और ये 7वां स्थान बताओ किसका है, अनवर का है। किधर से है, तो ये है दाईं ओर से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, आगे चलो। यदि अनवर का बाएं से 15वां स्थान है। अब देखो अनवर का बाएं से, तो इसका मतलब अनवर कहाँ है, ये रहा। और अनवर का बाएं से बताओ कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अभी लेफ्ट राइट किसका, आनंद का या अनवर का। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमको दायां बायां किसी एक का पता होना चाहिए, या तो आनंद का पता हो या अनवर का पता हो। तो बताओ हमें किसका पता लग गया है, अनवर का। तो हम अनवर के स्थानों का ही योग करेंगे, यानी 15 प्लस 7 माइनस 1। तो 15 और 7 कितने होते हैं, तो 15 और 7 हो गए 22। 22 में से 1 घटाऊंगा तो बताओ आंसर कितना आएगा, 21। तो हमारा जो आंसर है कुल व्यक्तियों की संख्या वो बताओ क्या होगी, 21 होगी। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी तो अपन छोटे बच्चों जैसे सवाल ही पढ़ रहे हैं, हालांकि घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं। रेलवे में इस चैप्टर से बच्चों जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं वो आगे देखेंगे। अभी अपन जो सिर्फ यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ ख़त्म नहीं होगा, उससे पहले आंसर आ जाएगा। देखो एक बार हम सारी चीज़ें समझते हैं फिर अपन देखेंगे। अब देखो यहाँ, चलो एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आप और भी शॉर्ट तरीके से हल करना चाहते हो तो देखो कैसे हल करोगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शुरुआत में बायां बायां आए, क्या आए, बायां बायां आए, तो आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर शुरुआत में दायां दायां आए तो भी आपको घटाना है। अगर शुरुआत में दायां बायां आ जाए तो आपको जोड़ देना है। क्लियर है। और यदि आगे पीछे आए तो भी आपको जोड़ देना है। बायां दायां आए तो भी आपको जोड़ देना है। आगे आगे आए तो घटा देना है। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। कि यदि शुरुआत में समान अवस्था होती है तो हम घटाएंगे और असमान अवस्था होती है तो हम जोड़ देते हैं। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। जैसे इस सवाल को ही हम बिगर डायग्राम से हल करें तो कैसे करेंगे, तो देखो दाएं से, तो यहाँ मैंने लिखा कि भाई दाएं से कौन सा स्थान है, 11वां, फिर इसके दाएं 4। अब देखो बताइए ये समान अवस्था है या असमान है, समान है, दायां दायां है। तो मैंने अभी आपको बताया कि समान अवस्था होने पर घटाते हैं। तो 11 में से 4 घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर है। और ये 7वां किधर से होगा, जो शुरू में यहाँ दिया हुआ है। अगर यहाँ दाएं से है तो अगले व्यक्ति का दाएं से होगा। अगर शुरुआत में यहाँ बाएं से दे रखा है तो अगले व्यक्ति का बाएं से ही होगा। और लास्ट में उसका दे रखा है, ये लास्ट वाला स्थान अपन को जोड़ना ही है। तो लास्ट में बताओ कितने हैं, 15। तो ये 15 जोड़ना है और मैंने बताया 1 घटा देना है। तो 15 और 7 22, 22 में से 1 घटाऊंगा तो बताओ आंसर क्या आया, 21 आया। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हो। यानी समान अवस्था आए तो घटा देना है, असमान अवस्था आए तो जोड़ देना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि रोशन किसी कतार में आगे से 17वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ रोशन आगे से, ठीक है, कितने स्थान पर है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से बिगर डायग्राम भी हल करेंगे तो हम लिखते हैं आगे से रोशन का स्थान है कौन सा भाई? 17वां है। और ये तरीका इसी टाइप में लागू होगा, हर जगह नहीं होगा। ठीक है, कुल व्यक्ति यदि अपन ज्ञात कर रहे हैं तो, और यदि हिमेश रोशन के पीछे, अब देखो ये रोशन के पीछे है कौन? हिमेश, और कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। ठीक है, और आगे दे रखा है तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है, यानी हिमेश जो है उसका कतार में पीछे से बताओ कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई लास्ट वाला मान तो हमको जोड़ना ही जोड़ना है। रही बात शुरू की, तो शुरू में अगर समान अवस्था होगी तो हमको क्या करना है? जोड़ना है। समान अवस्था होगी तो घटाना है, असमान अवस्था होगी तो जोड़ना है। तो बताओ ये आगे पीछे, तो आगे पीछे समान अवस्था है या असमान है? तो असमान है, तो जोड़ो। 17 और 8 बताओ कितने हो गए? तो ये हो गए 25। तो अपन को 25 प्लस क्या करना है? 16 और माइनस का 1 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, बताओ कितने? आंसर आएगा हमारा 41 आए, 41 में से 1 घटाया तो 40। ठीक है, तो आप कैसे भी हल कर सकते हो। ठीक, और डायग्राम बनाओ तो डायग्राम भी मैंने आपको बनाकर बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये भी इसके जैसा ही है। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10 है। चलो हम पंक्ति बना लेते हैं। देखो ये हमने एक लड़कियों की क्या बना ली भाई? पंक्ति बना ली। और रीना जो है वो पल्लवी के बाएं से 10वें है। तो रीना पल्लवी, अब पल्लवी कहाँ है हमें मालूम नहीं, तो अपन यहाँ बिठा लेते हैं कि यहाँ पर कौन है? पल्लवी है। अब इस पल्लवी के बाएं से 10 है, कौन है? रीना। तो पल्लवी यहाँ है, पल्लवी का बायां बताओ किधर होगा? इस तरफ। और इस पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर रीना है। तो ये हो गई रीना, और इसके बाएं बताओ कितने स्थान पर है? ये 10 स्थान पर है। ठीक है, तो ये यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ। कौन से स्थान पर है? 10 स्थान पर है। ठीक है, बात आगे चलते हैं। जो दाएं से 17वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ अपन को देखना है कि ये जो शब्द किसके लिए आया है। रीना पल्लवी के बाएं से 10 है, जो दाएं छोर से, यानी जो का मतलब कौन? पल्लवी। ठीक, पल्लवी जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 17वें, यानी इस तरफ से पल्लवी का स्थान बताओ कौन सा है? 17वां है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे इसकी 5वीं टाइप अपन पढ़ेंगे, जो जिसे, लेकिन, किंतु, परंतु, तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखो ये इसका है, बताओ पल्लवी का कौन सा? 17वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। अब देखो ये स्वाति और आ गई, और स्वाति जो है वो रीना के दाएं चौथी है। अब देखो यहाँ सबसे पहले बताओ क्या रीना का इस तरफ से स्थान में पता कर सकता हूँ क्या? कौन सी तरफ से? राइट एंड से, दाईं ओर से। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि यहाँ तक पल्लवी का स्थान 17वां है, ये इससे 10 स्थान बाईं ओर है, तो 17 और 10 कितने हो गए? 27। और ये 27वां स्थान बताओ किसका है? रीना का है। किधर से है? तो दाईं ओर से है, राइट एंड से है। क्लियर है? जब 2-3 व्यक्तियों की आपस में तुलना करें तो वहाँ अपन को डायग्राम बनाकर ही हल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। तो ये रही भाई रीना। बताओ रीना का दायां किस तरफ होगा? तो इस तरफ होगा, पल्लवी की दाईं ओर, यानी सॉरी पल्लवी की तरफ। तो यहाँ पर बताओ कौन है? तो यहाँ पर है, बताओ कौन? यहाँ पर बैठी हुई है स्वाति। और इसके दाएं बताओ कितने स्थान पर है? रीना के दाएं से चौथी है। तो रीना का स्थान इधर से बताओ कौन सा है? 27वां। इसका मतलब इसके 4 स्थान इस तरफ है। तो बताओ 27 में से 4 कम पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो 27 में से यदि 4 कम पड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई कितना? 23वां। और 23वां स्थान बताओ किसका है? स्वाति का है। किधर से है? तो ये राइट एंड से है, बाईं ओर से है, क्योंकि इसके 4 स्थान इस तरफ थी, इसलिए 27 में से हमने 4 को घटा दिया है।
क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये दिख नहीं रहा तो लो भाई ये दिखा देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, ये है स्वाति और स्वाति का स्थान है, बताओ कौन सा? 23वां। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है। अब देखो स्वाति का दे दिया कि बाएं से यानी इस तरफ से, तो लेफ्ट साइड से स्वाति का जो स्थान है बाईं ओर से बताओ कौन सा है? सॉरी, तो ये है 10वां है। क्लियर है। तो वही अपन को पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ज्ञात करना है, तो वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ये किसका, चाहे वो रीना हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे स्वाति हो, जिसका हमें दोनों तरफ से स्थान का पता है। तो बताओ देखकर किसका दोनों तरफ से स्थान पता है? स्वाति का चल गया, इस तरफ से 23वां, इस तरफ से 10वां, तो जोड़ दो हम 23 प्लस 10 माइनस 1, तो 23 और 10 हो गए 33, 33 में से 1 घटाए तो 32। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 32 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन को डायग्राम बना के ही मैंने कहा था आपको सवाल हल करने हैं, ताकि कैसे भी अगर अपन को घुमाएं तो अपन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। बताओ अनुपम का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? 11वां। तो ये एक पंक्ति बनाई और इस पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से बताओ कौन सा है? 11वां। तो यहाँ बाएं ओर से यानी इस तरफ से मैंने यहाँ मान लिया, बताओ कौन है? अनुपम है। और अनुपम का बाएं छोर से बताओ कौन सा स्थान है? 11वां सवाल है। ठीक है, 11वां स्थान है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। अब देखो दीपक जो है इसका दाएं छोर से यानी इस तरफ से, अब दीपक भाई यहाँ भी 13वां हो सकता है, इसके इस तरफ भी 13वां हो सकता है, इस पंक्ति में तो कहीं भी हो सकता है। एक लाइन और पढ़ लेते हैं अपन, ताकि अपन को पता लग जाए कि अनुपम के बाएं हैं या दाएं हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं और आगे का पढ़ते हैं। दीपक अनुपम के बाएं हैं। अब देखो इसने ये दे दिया है कि दीपक जो है वो बताऊं अनुपम के किधर है? बाएं हैं। इसका मतलब अनुपम यहाँ बैठा हुआ है, दीपक जो बैठा हुआ है वो अनुपम के बाएं हैं। इसका मतलब दीपक बायां इस तरफ ही होगा, तो यहाँ बैठा हुआ है, बताओ कौन? दीपक। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? देखते आगे से। और दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक का दाएं छोर से, इसका मतलब दायां छोर यही तो होता है, तो यहाँ से दीपक जो है उसका स्थान बताओ कौन सा है? 13वां है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं भाई। आगे देखो क्या कह रहा है, अनुपम के बाएं हैं। ठीक है, तो ये दीपक अनुपम के बाएं हमने बिठा दिया। देखो और क्या कह रहा है, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं। अब देखो दीपक और अनुपम इन दोनों के बीच में भाई कितने व्यक्ति हैं? 4। तो देखो 1 2 3 4, बताओ इन दोनों के बीच में मैंने 4 व्यक्ति बिठाए या नहीं बिठाए? अब अपन को ज्ञात करना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। क्लियर है? वही अपन को बताना है। अब देखो आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, एक मिनट, देखो ये, ठीक है। अनुपम का ये वाला स्थान किधर से है? तो सर बाईं ओर से है। किधर से है? बाईं ओर से। कौन सा स्थान है? 11वां है। ठीक है। अब इस तरफ से दीपक का स्थान कौन सा है? 13वां है। किधर से है? दाईं ओर से है। मैंने आपको बताया कि कुल व्यक्ति हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब या तो अनुपम का हमें दोनों ओर से स्थान का पता लगे, या भाई किसका लगना चाहिए? दीपक का। तो किसी भी एक का आप निकाल सकते हो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो किसका भी निकालो, चाहे अनुपम का चाहे दीपक का, चलो दोनों से हल कर लेते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं सर दोनों से ही बता दो, दोनों से हल करते हैं भाई, अपन को किसी से कोई नफरत नहीं है, ना अनुपम से ना दीपक से। देखो दोनों से देखते हैं। अनुपम का यहाँ से यहाँ तक स्थान है 11वां, तो यहाँ से यहाँ तक है 13, और बताओ 4 इनके बीच में है, तो देखो घटाते जाओ। 13 इस तरफ से यहाँ तक गिनूंगा 13 है, फिर 13 में से 1 कम करूँगा 12वां हो जाएगा, फिर 1 कम ये वाला करूँगा तो 11वां, फिर ये करूँगा तो 10वां, ये करूँगा तो 9वां, और यहाँ बताओ कितना? 8वां,
और ये 8वां स्थान अनुपम का हो गया। बताओ किधर से? ये हो गया बाईं ओर से। बताओ आप कुल याद कर सकता हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अनुपम का दोनों ओर से हमें स्थान का क्या लग गया है, पता लग गया है। तो बताओ 11 प्लस 8 माइनस 1 बराबर 11 में 8 जोड़ा तो कितने हो गए? 19। 19 में से 1 कम किया तो 18। तो हमारा जो आंसर आया बताओ वो कितना आया? 18 आया। तुम कहोगे नहीं, हमको तो हल करके बताओ भाई, और वो भी किससे? दीपक से। कोई बात नहीं, दीपक से हल कर लेते हैं। अब देखो दीपक से अपन कैसे हल करेंगे भाई। यहाँ तक दीपक का स्थान बताओ कौन सा है? 13वां है। किधर से है? दाईं ओर से। और यहाँ अनुपम का है 11वां, बीच में है 4। तो ये 4 की जगह अब हमको यहाँ पर आना है, इसलिए एक और घटाना पड़ेगा ज़्यादा। तो घटाते जाओ चलो। तो यहाँ देखो हम 11 में से 1 कम किया तो हम 10, फिर 1 कम किया तो 9, फिर 1 कम किया तो 8, फिर 1 कम किया तो 7, फिर 1 कम किया तो 6। तो बताओ इसका स्थान कौन सा है? छठा है। क्लियर है? यानी बीच में जितने भी हों उनमें से 1 बढ़ा देना। 4 है तो आपको 4 की जगह 5 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद को भी तो गिनना है जहाँ ये बैठा है, इसलिए। तो यहाँ घटाएंगे तो 6 आ गया। अब देखो दीपक का दोनों ओर से पता लग गया, इस तरफ से छठा, इस तरफ से 13वां। तो वही कुल टोटल यदि अपन को ज्ञात करने हैं तो 13 प्लस 6 माइनस 1। तो 13 और 6 19, 19 में से 1 कम किया तो 18। बताओ आंसर पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। यानी आप किधर से भी हल कर सकते हो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्थान यानी अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है? अपन से कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं है। ठीक है, तो लड़कियों की एक पंक्ति है और किरण दाएं से बताओ कौन सी है? 15वीं है। ठीक है, तो मैं पंक्ति बना देता हूँ भाई। ये बनाई मैंने लड़कियों की पंक्ति, किरण दाएं से। तो इसमें यहाँ बिठा देता हूँ। बताओ कौन है? किरण है। और किरण का दाईं ओर से, तो दाईं ओर से बताओ कौन सा है? 15वां। तो मैंने लिखा ये किरण हो गई, और किरण का जो स्थान है वो बताओ कौन सा है? 15वां है। और दिव्या बाएं से 10वीं है। अब देखो दिव्या बाएं से कौन सी है? 10वीं है। अब दिव्या कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। बाकी आगे के जैसे लाइन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम आगे कह रहा है यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान बढ़ा दिया जाए तो दिव्या किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। इसका मतलब दिव्या इस तरफ ही है, बाद में बढ़ाने पे आ रही है। देखो यहाँ मैंने लिखा, बताओ किसको? दिव्या को। यदि किरण दाएं से 15वीं है और दिव्या बाएं से 10वीं है, यानी दिव्या का बाएं से बताओ कौन सा स्थान हो गया? 10वां हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है? यदि दिव्या को उसके दाएं, तो ये रही दिव्या। अगर मैं दिव्या को उसके दाएं कितना बढ़ा देता हूँ? 5 स्थान बढ़ा दे। कितना बढ़ा दें? 5 स्थान बढ़ा दे, तो दिव्या किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। ये दिव्या जो है वो किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर। तो बताओ ये रही किरण, किरण का दायां, ठीक दायां वाला स्थान, जिधर तुम्हारा दायां हाथ है उधर ही किरण का है। तो किरण का ठीक दायां वाला स्थान ये होगा। कितने नंबर का होगा? यानी यहाँ से देखो ये 15वां है, तो इसका दायां होगा 14वें नंबर पर। ठीक है, और ये 14वें नंबर पर अब कौन आ गई? दिव्या। कितना बढ़ाने पर? 5 स्थान बढ़ा दिया जाए तो। जबकि दिव्या का बताओ इस तरफ से कौन सा स्थान है? 10वां। अगर मैं दिव्या को 5 स्थान इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ आ गई। तो जैसे ही मैंने 5 स्थान बढ़ाया, इसका मतलब 10 में कितना ऐड करूँगा? 15। तो अब दिव्या का इस तरफ से बताओ स्थान कौन सा हो गया? 15वां। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? अब वही कुल पूछ रहा है, तो कुल हम ज्ञात कर लेंगे। और कुल ज्ञात करने के लिए बताओ क्या करते हैं? किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान का पता होना चाहिए। तो बताओ कौन है? दिव्या है। दिव्या का इस तरफ से 14वां, इस तरफ से 15वां, दोनों का योग करो और इसमें से 1 घटा दो। तो 14 और 15 29, 29 में से 1 कम किया तो 28। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बताओ क्या आएगा? 28, 28। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं।
ठीक है, थोड़ा आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। 2-4 सवाल के बाद में मैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए सवाल भी करवाने वाला हूं, जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो इसमें कह रहा है मनीष का ऊपर से 15वां स्थान तथा नीचे से उसका 28वां स्थान है जो परीक्षा में पास हुए हैं। इसका मतलब ये सारी बात कर रहा है किसकी, जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो देखो ये पास होने वालों की पंक्ति बना रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में वही दे रखा है हमें। और मनीष का ऊपर से है भाई कौन सा, 15वां, तो ये हो गया मनीष ऊपर से 15वां, और नीचे से मनीष का स्थान है बताओ कौन सा, 28वां, जो पास हुए हैं। कोई बात नहीं, आगे कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए, तो कक्षा में कितने छात्र थे। अब देखो मान लीजिए कोई कक्षा में छात्र है और वो परीक्षा नहीं देता है, तो क्या वो कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी फेल हुआ है तो क्या वो कक्षा का विद्यार्थी नहीं है तो भाई कक्षा का ही। कोई कारण रहा होगा इस वजह से उसने परीक्षा नहीं दी होगी, और कोई कारण रहा भी होगा जिसकी वजह से वो फेल हो गया होगा। तो देखो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने हैं। सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करते हैं कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, क्योंकि ये स्थान दे रखा है मनीष का, वो बताओ किस में दे रखा है, कौन सी पंक्ति में, जो पास हो रहे हैं वो पंक्ति में। तो पास होने वाले कितने होंगे, तो भाई जोड़ दो हम 28 और 15, और इन दोनों में से एक घटाना है। तो बताओ हम 28 और 15 कितने हो गए, तो ये हो गए यानी 8 और 5 13, और ये 43 में से एक घटाए तो 42 विद्यार्थी बताओ कौन हैं। तो ये 42 विद्यार्थी वो है जो परीक्षा में पास हुए हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमसे कह रहा है कि 6 फेल हो गए। बताओ 6 क्या है, 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, और 5 बताओ क्या हो गए, फेल हो गए। अब हमसे कह रहा है कुल विद्यार्थी क्या होंगे, तो बताओ कक्षा के कुल छात्र कितने होंगे। भाई 42 तो ये पास होने वाले हैं, 6 ये हो गए हैं, तो 42 और 6 बताओ कितने हो गए, 48, और 48 और 5 कितने हो गए, 63, 63। तो बताओ कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 63। इसमें ऑप्शन में नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, या तो ऑप्शन में टाइप करने में गलती कर दी गई है। चेक करते हैं। देखो ऊपर से 15वां और नीचे से 28वां स्थान है, ठीक है, जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो 28 और यानी 28 और 10 38, 38 और 5 43, ठीक है, एक कम किया तो 42 पास होने वाले आगे, और 6 और 5 11, सॉरी ये 11 ही हुए है ना अपन ने 21, यानी 6 और 5 कितने हो गए हैं, 11। तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो 53। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी है, 53, क्योंकि 6 ने क्या नहीं दी, यानी 6 ने तो परीक्षा नहीं दी है, और 5 क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। देखिए ये वाला सवाल सेम इसके जैसा ही है, यानी जैसे अपन ने नवा हल किया है वैसे के वैसे ही बताओ क्या है, 10वां सवाल है। और ये 10वां जो सवाल है इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। सेम वैसे के वैसे है, 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अच्छा है, देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, ठीक है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर नीचे की बात कर रहा है, इसलिए मैं पंक्ति ऐसे ही बना लेता हूँ भाई, जैसे कहेगा ये वैसे बनानी पड़ेगी। अब उत्तीर्ण यानी ये सारे पास होने वाले हैं। नीता ऊपर से 22वीं है तो ये हो गई नीता, और नीता का बताओ ऊपर से बताओ कौन सा स्थान है, 22वां। तो मैंने भी लिखा कि नीता का ऊपर से स्थान कौन सा हो गया, 22वां। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, ठीक है, तो कमल जो है वो नीता से कितने हैं, 5 स्थान नीचे। इसका मतलब 22 और 5 27। ये हो गया बताओ किसका, कमल का। किधर से हुआ, ऊपर से हुआ, और नीचे से 34वें स्थान पर है। इसका मतलब नीचे से इसका हो गया 34वां। तो बताओ यहाँ जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन। कमल का दोनों ओर से पता है, तो 34
प्लस 27 और माइनस का 1, ये वो विद्यार्थियों की संख्या आएगी जो बताओ क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखो 3 2 5 और 1 6 यानी 61, और 61 में से एक अपन ने कम किया तो 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बताओ क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं कक्षा में। आगे देखो क्या कह रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। ठीक है, देखो ये है कह रहा है कि भाई एक तो है हमारे पास में कौन से विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो ये हो गया उत्तीर्ण, और एक है असफल, इसका मतलब अनुत्तीर्ण। इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 4:1, कोई बात नहीं। तब कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, अब देखो यहाँ कक्षा में अपन से चाहिए कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछे, या अपन से पूछे कि भाई अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कैसे भी पूछे तो हम ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए यहाँ भाई हमें पता है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है, और बताओ यहाँ पर उत्तीर्ण होने वालों का रेशो कितना है, 4। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 भाग बराबर है किसके, 60 के, तो 1 भाग बराबर क्या होगा, तो 15 आएगा कि नहीं आई, यानी 4 का भाग दूंगा 60 में, 15 बार जाएगा। 1 भाग बराबर 15 है, तो बताओ यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की यदि हमसे संख्या पूछेगा तो कितनी हो गई, 15, और उत्तीर्ण की आपको पता है ही 40 है। हमसे पूछ रहा है कुल, तो कुल के लिए भाई जोड़ दो 40 प्लस 15, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 40 और 15 55। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बताऊँ, गड़बड़ हो गया क्या मामला, तो ये है 40, सॉरी अपन ने 4 भाग बराबर 40 थोड़ी है, ये 60 है ना, 40 नहीं है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये 60 है भाई। तो यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 60 और प्लस में 15 बराबर में 75। तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या आएगी, 75। यानी बहुत आसान सवाल था, सेम पिछले वाले के जैसा था, बस यहाँ ये अनुपात देके उसने हमको थोड़ा सा घुमाया है। क्लियर है? हालांकि मैथ में अपना टॉपिक होता है अनुपात समानुपात, वहाँ ये सारी चीज़ें अपन डिटेल से पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अगली सवाल की ओर चलते हैं। इसमें अपन से पूछा है ज़्यादा से ज़्यादा, अब की बार थोड़ा परिवर्तन कर दिया भाई उसने। देखो क्या कह रहा है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे की दृष्टि से, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो पूछता है रेलवे में वो मैक्सिमम और न्यूनतम ही इस टाइप से ज़्यादा पूछता है। अब देखो यहाँ पिछले पूछा था कुल, लेकिन अब की बार कुल पूछा है क्या, नहीं, अब पूछ रहा है हमसे अधिकतम। अब दो चीज़ें आएंगी, एक तो अधिकतम, एक न्यूनतम। तो सबसे पहले हम अधिकतम कैसे ज्ञात करेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो अधिकतम, कभी भी आपसे पंक्ति में अधिकतम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अधिकतम यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम जब भी आपसे पूछे तो आपको करना है ए प्लस बी। ए का मतलब जो शुरुआत में मान देगा, बी का मतलब दूसरा स्थान में अपन को जो देगा, और प्लस नए व्यक्ति। अब नए व्यक्ति हो या बीच वाले व्यक्ति हों, कोई भी हो, यानी एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अधिकतम पूछे आंख बंद करके सबको जोड़ते जाओ। जितने भी बीच में देगा अपन को, नए व्यक्ति कह दो या बीच वाले कह दो, तो जितने भी देगा इनको जोड़ देना है, किसमें, अधिकतम में। इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सीधा जोड़ दो इनको। अधिकतम पूछ रहा है तो जोड़ दो। तो निखिल का बताऊँ कौन सा स्थान है, 23वां, तो 23 लिखा, प्लस दीपक का दाएं से 19वां, और इनके बीच में बताओ कौन है, इन दोनों के बीच में बताओ रोहन है, तो रोहन को भी ऐड कर देंगे। चाहे बीच में 1 हो चाहे 5 हो, सबको जोड़ना ही है, इसमें माइनस वाइनस कुछ नहीं करना। किसमें, अधिकतम में। तो बताओ कितने हो गए हैं, तो 19, 19 और 1 20, 20 और 20 40 और 3 43, 43। तो बताओ अधिकतम व्यक्तियों की संख्या वो है, वो क्या है, 43 है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अधिकतम इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं।
अब देखो नेक्स्ट अगला सवाल जो आपके आया हुआ है 23/7/2021 को स्टेज फर्स्ट में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब इस सवाल में तुरंत आपके क्या आंसर आने चाहिए, यानी तुरंत देखते ही आंसर आने चाहिए, कलम हमारी चलनी नहीं चाहिए। देखो लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर, वमन नीचे से 18वें स्थान पर, यानी ए का मान बताओ कितना हो गया 12वां, बी का मान कितना हो गया 18वां, और मध्य में बताओ इन दोनों के बीच में कितने हैं 6 है। तो अधिकतम यानी वही मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो मैंने बताया ना कलम चलनी नहीं चाहिए, क्या करना है बस सबको लपेट देना है, जोड़ दो। तो 18 और 12 कितने हो गए 30, 30 और 6 36। बताओ अगर आप बिगर पेन चलाए हल करते तो हमें 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल को हल करने में समय लगेगा ही नहीं। यानी अधिकतम ज्ञात करना बहुत ही आसान है, सबको जोड़ देना है। तो इसमें आंसर जो होगा वो बताओ क्या आया 36 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। देखिए ये भी क्या पूछ रहा है। अब यहाँ हमसे पूछा है कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या मिनिमम। अब देखो यहाँ न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। चलो एक बार मैं आपको ये न्यूनतम वाला बेसिक से समझाता हूँ। एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे अपन। तो देखो संख्या थोड़ी कम ही ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में ए का बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से स्थान है 5वां, और बी का राइट साइड से उस पंक्ति में स्थान है 6ठा, और इन दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं। कितने हैं 3। तो दो ही चीज़ पूछेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। अब मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम में तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो। तो 6 और 5 हो गए कितने 11, 11 और 3 14, ये आ गया मैक्सिमम। तो अपना इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं ना, कोई समझने की बात है। न्यूनतम मिनिमम जो है यानी न्यूनतम जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बार मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो अपन से कह रहा है ए का बाईं ओर से बताओ कौन सा स्थान है 5वां। तो देखो ये मैं एक पंक्ति बना लेता हूँ भाई। ये मैंने क्या बनाई पंक्ति बनाई, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके इसी में से पूछे जाते हैं यहाँ ज़्यादातर रेलवे में। अब ए का किधर से भाई लेफ्ट से बाईं ओर से 5वां, तो देखो 5वें स्थान पर बिठाते हैं। 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन है ए है। किधर से है 5वां, तो ये लेफ्ट से है, बाईं ओर से है। ठीक है, ये हो गया 5वां। अब देखो बी का दाईं ओर से कौन सा स्थान है 6ठा, लेकिन अब न्यूनतम की बात कर रहा है। अब कम से कम हम कैसे इसको बिठा सकते हैं, न्यूनतम कितने। अब देखो जो ये बी है वो दाईं ओर से भाई 6ठे स्थान पर भी यहाँ भी आ सकता है। आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो बताओ कितने हैं 5 ही है, एक स्थान और बढ़ाना पड़ेगा अपन को यहाँ। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक और बिठा दिया, अब कुल टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो ये यहाँ आ सकता है गिनने पे, बताओ बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है न्यूनतम कितने होंगे, और बीच में भी बिठाने हैं इनके 3। अब बीच में इस तरफ अपन को बिठाने नहीं है, तो बीच में 3 बिठाने हैं। तो देखो 1 2 और 3, ये 3 व्यक्ति बीच में बैठे हुए रहने चाहिए। तो इस तरफ से यहाँ बताओ कौन सा स्थान हो गया इसका 6ठा। गिनो 1 2 3 4 5 6, बताओ ये राइट से 6ठा स्थान हुआ या नहीं हुआ किसका। तो यहाँ है बी, और इन दोनों के बीच में 3, तो भाई बीच में 3 बैठे हुए होने चाहिए। 1 2 3, बताओ ये बीच में 3 है या नहीं है। सारी बात सही हुई। बताओ इससे कम बिठा सकते हैं अपन, यहाँ बिठा सकता हूँ क्या मैं इसको, नहीं बिठा सकता हूँ। अब हमसे न्यूनतम, अब देखो न्यूनतम पूछा है तो अब गिन लो एक टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6। बताओ न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी
6 होगी। लेकिन ये तो मैंने डायग्राम बना लिया है, जैसे ही ज़्यादा संख्या आएगी तो फिर क्या ऐसी अवस्था में डायग्राम बनाना संभव है क्या? तो वहाँ कुछ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ भी देखो सीधा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये मिटा दो डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हम आराम से उतार लेना। आप देखो न्यूनतम हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या ज्ञात करने हैं, न्यूनतम। तो न्यूनतम ज्ञात करने की इक्वेशन होगी अपनी a प्लस बी माइनस 2 माइनस नए व्यक्ति या मध्य के व्यक्ति। ये हो गई न्यूनतम ज्ञात करने की। माइनस का 2 क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करते हुए जाते हैं। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया तो देखना, एक इस तरफ वाले को क्रॉस किया, इधर वाले ने इस तरफ वाले को क्रॉस किया, इसलिए 2 तो कम करना ही है न्यूनतम में हमेशा। और माइनस बीच में जितने भी बैठे हुए हैं, तो a प्लस बी करो जैसे इस सवाल में, तो a प्लस बी बताओ कितना हो गया, 5 प्लस 6 माइनस 2, माइनस मध्य के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो देखो ये कितने हुए हैं, तो 3 और 2 माइनस के 5, और माइनस के 5 से प्लस का 5 कट गया, इसका मतलब क्या बचा, 6। तो बताओ न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, 6 है, जो अभी अपन ने डायग्राम बना के हल किया तब भी न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या आई, 6 आई। ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तभी ज्ञात की जा सकती है जब ये बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो किसी भी दिए गए दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान, या कम से कम जो स्थान है, किसी भी नहीं, इनमें कम से कम वाला जो स्थान है, यानी कम से कम कौन सा है, 5, इससे भी कम से कम 2 कम होना चाहिए। अगर यहाँ बीच में बैठने वाले 4 होते तो ध्यान रखना फिर हम मिनिमम ज्ञात ही नहीं कर सकते थे, फिर तो अधिकतम ही इसका आंसर आता हमारा। कम से कम में भी आंसर अधिकतम ही आता, उससे कम होता ही नहीं। यानी जो भी कम हो दोनों स्थानों से, उनमें से 2 कम होना चाहिए, तभी न्यूनतम अपना ज्ञात होता है। ठीक है। अब देखो इस सवाल को हल करते हैं और तुरंत हमारा आंसर आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया हम इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम। और न्यूनतम ज्ञात करने का तरीका है कि दोनों स्थानों को जोड़ो, 2 घटा दो माइनस मध्य के व्यक्तियों की संख्या, तो 18वां है, तो ये लिखा 18 प्लस दाएं से है 9 माइनस 2, और माइनस में बीच दोनों के ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है, रोहन। ठीक है। तो रोहन को यहाँ दोनों के बीचों बीच में बिठा दिया, इसका मतलब 1 कम करूँगा। ठीक। तो बताओ ये कितना हुआ, तो ये हुआ 18 और 9 बताओ कितने हो गए हैं, 27। और 27 में से माइनस का क्या करूँगा, 27 माइनस 3, तो 27 में से 3 कम किया, आंसर आएगा बताओ कितना, 24। तो इसमें कोई से भी ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो बताओ क्या होगी, 24 होगी। आगे बात समझ में यानी दोनों स्थानों का योग करो तो 18 और 9 हो गए हमारे 27, और 27 में से 2 कम किया तो बताओ 25, 25 में से 1 कम किया तो 24। तो ये ऑप्शन ठीक कर लेना, एक ऑप्शन में क्या करना है, 24। तो इस प्रकार से हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है 2019 में, और देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक पंक्ति में ए पीछे से 15वां जबकि बी आगे से 12वां है, पी क्यू आर इन दोनों के बीच में खड़ा है। इसका मतलब दोनों के बीच में कुल टोटल कितने हो गए, पी क्यू आर, यानी 3 कैंडिडेट हो गए। कितने हुए हैं, 3। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, वही पूछ रहा है न्यूनतम। अब बताओ कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने बताया ए प्लस बी माइनस बीच वाले, तो ए प्लस बी कितने हो गए, तो ये हो गए 15 प्लस 12 माइनस 2 और माइनस बीच वाले, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का 2 और माइनस का बीच वाले कितने हैं, 3 हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखो 15 और 12 बताओ कितने हो गए, 27 माइनस बताओ 27 में से 5 घटाऊंगा तो इसके आंसर भी जो है वो अपने कितने आएंगे, तो 27 में से 5 घटाया तो 22। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो बताओ क्या होगा, 22। तो इस प्रकार के प्रश्नों में न्यूनतम व अधिकतम में आपको कलम चलाने की आवश्यकता पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। सीधा हल किया, जोड़ा 27 में से 3 कम किए तो ये हो गए 24, फिर 2 वैसे ही घटाना है, 24 में से 2 कम किए 22, ये देख लो तुरंत आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये भी
एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। बताओ इसमें अपन से क्या पूछ रहा है, न्यूनतम। ठीक है, तो मोहन का पीछे से बताओ कौन सा, 7वां, जबकि आगे से छठा। तो मैंने आपको बताया इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 6 कितने हो गए, तो ये हो गए 13। 13 में से अब कितना घटाना है, राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो यानी एक तो -2 करना है, एक बीच वाला तो राम को, तो -3 कर दो, कितने में से, 13 में से। 13 में से 3 कम किया तो 10। बताओ ये क्या है, न्यूनतम संख्या है। तो न्यूनतम हमारी तुरंत हल हो जाती है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो ये टाइप बताई, एक तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, एक मैक्सिमम और मिनिमम, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको धीरे धीरे, आज अपनी रीजनिंग की क्लास हुई, इसके बाद में मैं आपको मैथ की भी क्लास लगाने वाला हूँ, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपकी एग्ज़ाम से पहले आपका जो कोर्स है वो पूरा करवा दिया जाएगा। कहते हैं ना कि पूरी धरा अगर साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर में भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में।